हेलो दोस्तों, मैं एन के यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला लेक्चर। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तारों का अध्ययन करेंगे, अंतरिक्ष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। तारा बनने से पहले एक गैसों का बहुत बड़ा समूह होता है जिसे हम क्या कहेंगे, निहारिका कहेंगे, जो कि तारों के पास अपना उष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है। ठीक है। इसमें जब अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, जब ये आपस में एक पास आ जाते हैं तो इसमें जलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो इसके गैसों के अंदर नाभिकीय संलयन चालू हो जाता है, तो वह जलने लगता है। जब नाभिकीय संलयन चालू होता है, मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। जो चालू होता है तो आपस में ये जलने लगता है। ये जलता हुआ पदार्थ ही तारा कहलाता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना ही इसमें क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है। इसका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पे प्लाज्मा का निर्माण करता है। ये सबसे गर्म अवस्था है, जो ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होकर जलना, ये सबसे गर्म अवस्था है। उसके बाद क्या होता है, जब किसी तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो ये एक लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। और जब ईंधन खत्म होता है तो लाल दानव बड़ा आकार में, आकृति में बड़ा होता है। आकृति में क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग जानेंगे कि ईंधन तो सारे तारों का खत्म होगा। जब सारे तारों का खत्म होगा तो सभी तारे लाल दानव बनते हैं। लाल दानव बनेंगे क्योंकि ईंधन तो खत्म होगा ही सबका। तो फिर आगे देखते हैं, तारों का बड़ा होना क्या दर्शाता है, ईंधन का खत्म होना। जब ईंधन का खत्म होता है तो तारा बड़ा होता है। ठीक है। और इसमें चमकना क्या, जब ईंधन खत्म होगा तो ऑब्वियसली चमकना तो कम ही कर देगा ना। तो ठीक है, इसमें चमकना कम कर देता है। अब इसके बाद जब लाल दानव का जब विस्फोट होता है तो कुछ छोटा तारा बनता है, कुछ बड़ा। कोई भी चीज़ विस्फोट होता है तो अनेक टुकड़ों में बंटते हैं। जैसे कुछ छोटे में बट जाते हैं, कुछ बड़ों में बट जाते हैं। तो जो छोटे बच जाते हैं वो जीवाश्म तारा या श्वेत तारा कहलाता है। ठीक है। जीवाश्म तारा या श्वेत तारा कहलाता है। अब इसके बाद ये चमकदार होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो तारे मर जाते हैं वो काला वामन हो जाते हैं। मतलब तारे मर जाते हैं वो चमकना बंद कर देंगे। तब तारे जो मर जाएंगे वो चमकना तो बंद कर देंगे ना, वो काला वामन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, जो विस्फोट के दौरान जो बड़ा आकार का टुकड़ा होता है उसे अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है। इसे बड़ा तारा ये भी कहते हैं। विस्फोट के बाद ये तारा का निर्माण होता है। इसके भी अभिनव तारा जब ये विस्फोटक तारा है। ये बात जानेंगे कि विस्फोटक तारा कौन सा है, अभिनव तारा। ठीक है। श्वेत वामन किसको कहते हैं, जीवाश्म तारा को भी श्वेत वामन कहते हैं। वो क्या होता है, छोटा टुकड़ा होता है विस्फोट के, लाल दानों के विस्फोट के। ठीक है। आगे देखते हैं, जब अभिनव तारा विस्फोट होता है तो 3 टुकड़ों में बंटता है, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर और क्वेसर। जो न्यूट्रॉन होता है वो बड़ा वाला होता है। इसमें भी ये छोटा पल्सर छोटा तारा होता है, लेकिन ये चमकने वाला तारा है। क्वेसर ये भी चमकता है, चमकने वाला तारा है। अब इसके बाद देखिए, जो सिकुड़ने के बाद, मतलब न्यूट्रॉन का जब विस्फोट होता है तो कुछ बहुत कम ऐसे तारे होते हैं जो मतलब एकदम सिकुड़ने के बाद घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है। जो घनत्व तो बढ़ जाता है तो इसको ब्लैक होल कहते हैं। जब कोई भी चीज़ का घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ का घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होने का सेंस कि एकदम पास आ जाएंगे, एकदम सिकुड़ के एकदम पास जब आ जाएंगे तो इसमें प्रकाश का जाना संभव है। तो वही प्रकाश को नहीं जाने देता है। ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है अपना ब्लैक होल।
क्या हो जाता है कि ब्लैक होल। इसका चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके एक चम्मच का भार, इसके इसके जो भी जो जिसका इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके एक चम्मच का भार, ऐसा कहा जाता है कि इसका एक चम्मच का भार 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका घनत्व हो सकता है, कितना ज़्यादा वेट, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ब्लैक होल का होता है। दुनिया में सबसे, इस बात को नोट कर लीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व ब्लैक होल का होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लाज्मा, मतलब एक होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा, मतलब 600 डिग्री सेल्सियस पे अगर 600 डिग्री तापमान पर किसी चीज़ को रखा जाए तो वो एकदम प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था का मिनिमम, प्लाज्मा में होने के लिए, जैसे लोहे को गर्म करके जो पानी की तरह बनाया जाता है, द्रव की तरह बनाया गया रहता है, वो प्लाज्मा अवस्था होता है। वो बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस, मतलब प्लाज्मा अवस्था में होने के लिए मिनिमम 600 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। पदार्थ के 5 अवस्थाएं होते हैं, जैसे 3 अवस्थाएं तो वो हो गए, ठोस, द्रव और गैस, और चौथा अवस्था जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था। चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन होता है। ये सबसे ठंडा होता है बोस आइंस्टाइन, और प्लाज्मा अवस्था जो होता है ये सबसे गर्म होता है, और 600 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम ताप होता है। अच्छा, जो ये विस्फोट के बाद जो तारे बनते हैं उनका सबसे कम टेम्परेचर रहेगा तो लाल दिखेगा। अब देखते हैं, आप नोटिस किए होंगे सूर्य एक तारा है, ये बात तो सब कोई जानता है। तो सूर्य एक तारा है, तो उसको देखते हैं जब ठंडा होता है तो रेड दिखने लगता है। तो कम टेम्परेचर पे रेड दिखेगा, उससे अधिक टेम्परेचर, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो सफ़ेद दिखेगा, और उससे लाख करोड़ में अगर जाया जाए, उससे ज़्यादा सेल्सियस किया, डिग्री सेल्सियस किया जाए तो नीला दिखने लगता है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। परमाणु बम में क्या होता है? परमाणु बम में जैसे यहाँ पे इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन हुआ था, तो परमाणु बम में क्या होगा? विखंडन होगा कि संलयन होगा? विखंडन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम में संलयन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड के लिए सबसे खतरा है जो, वो ब्लैक होल है, क्योंकि उस ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत ज़्यादा, तो भार बहुत ही ज़्यादा होगा, और वो उसका, अगर वो ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा है तो उसका एक छोटा सा भी टुकड़ा अगर किसी से टकराता है तो बहुत ही भयावह होगा वो। सभी तारा पहले निहारिका था। सभी तारा पहले क्या था? निहारिका। निहारिका से उसके बाद ना बना है अपना, निहारिका के बाद बना था, फिर लाल दानव बना था। फिर लाल दानव का विस्फोट होने पे श्वेत वामन, काला वामन, काला वामन को मरा हुआ तारा भी कहते हैं। इसमें चमक, अच्छा आप कमेंट में बॉक्स में बताएं कि इसमें ये तारा चमकता है या नहीं, ठीक है, हाँ या ना, चमकता है या नहीं। आगे देखते हैं। उसके बाद जो बड़ा तारा था, जो बड़ा विस्फोट हुआ था, मतलब विस्फोट हुए थे, कुछ छोटे टुकड़े होते हैं, कुछ बड़े टुकड़े होते हैं, तो छोटा टुकड़ा जो था वो तो श्वेत वामन, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, और बड़ा टुकड़ा अभिनव तारा, इसको विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। ये 3 पार्ट में बटा था, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्रेसर। और न्यूट्रॉन के सिकुड़ने की वजह से इसका घनत्व बढ़ने लगता है। जब घनत्व बढ़ता है तो इसकी चुंबकीय क्षमता ज़्यादा हो जाती है। ब्लैक होल, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, और ब्लैक होल दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है, ठीक है। आगे ये एक क्वेश्चन पूछा था, सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य कैसा तारा है? पीला तारा है। क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य कैसा तारा है, ऑप्शन दिया था पीला तारा, लाल तारा, उजला तारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई 2 में तो हम जानते हैं कि सूर्य एक पीला तारा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एस चंद्रशेखर ने खोज किया था क्या?
अब ये हमें जानना तो ज़रूरी है ना कि वो छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा क्या क्या है, कि छोटा टुकड़ा श्वेत वामन हो गया, बड़ा टुकड़ा अभिनव तारा हो गया, तो जानेंगे ना कितना कितना होगा। तो एस चंद्रशेखर भारत के साइंटिस्ट थे जो कि बताए थे कि सूर्य का जितना द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से छोटा या बराबर हो तो श्वेत वामन बनेगा। ठीक है, श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं, ये बात हमने पहले बता चुका है। फिर ये जो लाल दानव है, ये जो विस्फोट के बाद श्वेत वामन और अभिनव तारा में टूटता है, तो श्वेत वामन कब बनेगा? जब सूर्य का द्रव्यमान 1.44 से इस सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.44 से छोटा हो तो श्वेत वामन बनेगा, जिसको जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और सन का द्रव्यमान मतलब सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.44 लगभग 1.5 से 1.5 के आसपास ही है ना, तो 1.5 से 1.44 जो है ये चंद्रशेखर सीमा कहते हैं इसको, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के लगभग 1.44 गुना द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है, और ब्लैक होल की खोज भी एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है, आइए सबसे पहले हम अपनी आकाशगंगा के बारे में जानते हैं। आकाशगंगा, हम कौन से आकाशगंगा में रहते हैं? वो मंदाकिनी, ये हमारा आकाशगंगा है। आकाशगंगा जो है ये 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से आकाशगंगा को के चक्कर लगाता है सूर्य। ठीक है, अभी देखते हैं, फिलहाल आकाशगंगा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो अपनी आकाशगंगा है ये टोटल कितने हैं? 100 अरब हैं, और तारों की संख्या भी 100 अरब। हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं और 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, जिसमें कि हमें मुख्यतः 3 ही जानने की कोशिश करना चाहिए। अभी तो फिलहाल देखते हैं कि हमारा जो सूर्य है ये आकाशगंगा है, इसमें सूर्य अपनी आकाशगंगा को 250 किलोमीटर पर सेकंड से चक्कर लगाता है। और सूर्य के चक्कर कौन लगाते हैं? हम लोग, पृथ्वी, मतलब हमारा पृथ्वी के निकट जो तारा है वो सूर्य है। और पृथ्वी के दूसरा सबसे निकट जो तारा है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरियन कहलाता है। ठीक है, और जो आकाशगंगा का नाभिक मतलब केंद्र है, न्यूक्लियस है, उसको बल्ज कहते हैं, केंद्र को बल्ज कहते हैं। ठीक है, जो भी नए तारे बनते हैं वो आकाशगंगा के बाह्य मतलब बाहरी, आकाशगंगा के बाहरी भुजा पे स्थित होते हैं। और जो इनके जब ईंधन खत्म होने लगते हैं, ये कम होने लगते हैं, तो ये चक्कर लगाते 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 अंदर आ जाते हैं। फिर इसके बाद चक्कर लगाते 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 जब तारा मर जाता है तो ये आगे कहाँ बस जाते हैं? सेंटर का मतलब वल्ज में। और हम जानते हैं कि यहाँ जो वल्ज होता है ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? ब्लैक होल भी पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक होल। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है कि ब्लैक होल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वल्ज में ब्लैक होल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्पीड है ये 250 किलोमीटर पर हावर का जो पर हावर कह रहे हैं, किलोमीटर पर सेकंड। आइए इसको दूसरे चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं हम अपनी मंदाकिनी के बारे में। ये 250 किलोमीटर पर सेकंड से 25 करोड़ वर्ष एक ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, जो कि मतलब सूर्य 25 करोड़ वर्ष में अपने आकाशगंगा को एक चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी से सबसे करीबी तारा सूर्य और दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है,
ये तो हम बता चुके थे। और इसको हम वल्ज कहते हैं, ये भी बता चुके थे। जो केंद्र, यहाँ पे मरे हुए तारा, ब्लैक होल की संख्याएं बहुत अधिक पाई जाती है। यह मरे हुए तारा जिसके ईंधन खत्म हो गए रहते, वो सारे तारा यहाँ आके एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, ये सब बता चुके थे। आइए हम कुछ चीज़ों को लिखने और जानने की कोशिश करते हैं। तारों को असंख्य समूह को, तारों को का सॉरी ये का है, तारों का असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं और कुल आकाशगंगाओं गंगा भी 100 अरब है। 100 अरब तारे और सभी आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो हम तारों को गिन नहीं सकते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, इतना हम लोग जान चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। सभी के सभी आकाशगंगा मंदाकिनी नहीं है, क्योंकि मंदाकिनी तो हमारी आकाशगंगा का नाम है, जिसमें हमारा पृथ्वी है, सूर्य है, हमारा सूर्य है। सब आकाशगंगाएं में अलग अलग केस है, मतलब उनके भी सूर्य हो सकते हैं, वहाँ पे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर पे है, इसलिए हमें नहीं पता है। हमने कभी खोजने की कोशिश भी नहीं करा हम लोगों ने। इसलिए सभी के सभी आकाशगंगा मंदाकिनी नहीं है, क्योंकि हमारा आकाशगंगा जो है उसका नाम मंदाकिनी है, लेकिन हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है वो आकाशगंगा है, मतलब सभी आकाशगंगाओं में शामिल है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ऑल गैलेक्सी आर नॉट मिल्की वे, बट मिल्की वे इज अ गैलेक्सी। ठीक है, सॉरी ये गैलेक्सी का स्पेलिंग जी ए, आप लोग ए लिख लीजिएगा, गैलेक्सी। ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। ऑल गैलेक्सी आर नॉट मिल्की वे, बट मिल्की वे इज अ गैलेक्सी। ठीक है, GALXLAXY। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। सब कोई किसी ना किसी का चक्कर लगाता है, जैसे कि आप गलत वे में ना लें ये बात को, जैसे सही बात है, अभी सब कोई किसी ना किसी का चक्कर लगाता है। ये बात अगर देखें तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये रियलिस्टिक लाइफ में भी अगर देखें तो जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, जो कि 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सूर्य मंदाकिनी यानी आकाशगंगा, अपनी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है उसका चक्कर लगाता है। और ये पूरा कितना करता है? 25 करोड़ वर्ष, यानी एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं इसको, 25 करोड़ वर्ष को। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। देखें, इसलिए बोले थे हम कि कोई ना सब कोई किसी ना किसी का चक्कर लगाता है। और मंदाकिनी है वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। और मंदाकिनी, एक बात बताएं, मंदाकिनी एक पर एक नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ऐसे नहीं है, ये सर्पिला आकार का, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे है। मतलब सर्पिला आकार में आकाशगंगाएं व्यवस्थित हैं। हमसे करीबी तारा सूर्य है। ठीक है, दूसरा करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये हम बता चुके थे। आइए देखते हैं। ब्लास्ट के बाद टुकड़े केंद्र में चले जाते हैं। जो ब्लास्ट होता है उस वो जो टुकड़े होते हैं, ब्लास्ट के बाद जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो केंद्र में चले जाते हैं, जिसको ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। वो ब्लैक होल जो टुकड़े होते हैं वो तारे के टुकड़े होते हैं, कुछ चमकीले भी होते हैं। आगे देखते हैं। ब्लैक होल की ज़्यादा संख्या आकाशगंगा के केंद्र में मिलेगा, जिसको वल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्ज। केंद्र को वल्ज भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व केंद्र में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व केंद्र में है। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लैक होल भी पाए जाते हैं, और ब्लैक होल का सबसे ज़्यादा घनत्व होना, वहाँ बहुत सारी मात्रा में ब्लैक होल पाया जाता है। और आकाशगंगा के केंद्र को वल्ज कहते हैं। ठीक है, ये MPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? वल्ज। ठीक है,
ऊर्जा खत्म होगा तो धीरे धीरे केंद्र की ओर चले जाते हैं। क्या क्या चीज़ का ऊर्जा खत्म? ईंधन खत्म होता है तो वो धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? केंद्र की ओर। केंद्र को क्या कहते हैं? वल्ज कहते हैं। ठीक है। और जो तारे मर जाते हैं वो वल्ज यानी केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। सभी नए तारे आकाशगंगा के बाह्य भुजाओं पर पाए जाते हैं। और मरे हुए तारे केंद्र या वल्ज में पाए जाते हैं। जो नए तारे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बाह्य भुजाओं, मतलब आकाशगंगा के बाह्य भुजाओं। बाह्य भुजाओं मतलब ये किनारे, यहाँ सूर्य है अपना, ये 250 के पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। मरे हुए तारे केंद्र के वल्ज में पाए जाते हैं। क्योंकि ईंधन खत्म हो जाता है तो अब आप एक रस्सी को देख लीजिए ना, एक रस्सी को ऐसे घुमाते 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 जब आदमी घुमाने लगता है तो धीरे धीरे वो एनर्जी खत्म होती है, तो धीरे 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 फिर वो आराम से आके यहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सूर्य आकाशगंगा के बाह्य भुजाओं पर स्थित है, यानी सूर्य अभी नया तारा है। ये कहने का सेंस क्या था? सूर्य आकाशगंगा के बाह्य भुजाओं पर स्थित है, यानी सूर्य क्या है? अभी नया तारा है। ठीक है। आगे देख, सूर्य की जिंदगी 10 अरब साल है, जिसमें कि वो 5 अरब साल जी चुका है। ठीक है। हमसे करीबी तार आकाशगंगा क्या है? देवयानी है। जो हमसे करीबी है आकाशगंगा है वो देवयानी है, जिसका नाम एंड्रोमेडा है। देवयानी, इसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा भी कहते हैं। ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। आकाशगंगा सर्पिलाकार आकार में व्यवस्थित है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जाने के लिए पृथ्वी से 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और 4 साल में पहुंचेंगे वहाँ। ठीक है। फिर देखिए, मंदाकिनी से देवयानी जाने के लिए 20 लाख वर्ष लगेगा। मंदाकिनी से देवयानी जाने के लिए 20 लाख साल लगेगा। स्पीड अगर 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख है, 3,000 नहीं है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जाना होगा, तब कितना लगेगा? 20 लाख साल। ये 20 लाख साल। और वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी पहुंचने के लिए कितना? 4 साल लगेगा, 3 लाख के स्पीड से ही, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, जो हमारी पृथ्वी से दूसरा सबसे निकट तारा है। ठीक है। ये हम समझा चुके हैं सब चीज़, लेकिन इसे लिखित भाषा में आप लिख लें, स्क्रीनशॉट कर लें इन चीज़ों को, कि आपको याद रहेगा। एक ब्रह्मांड वर्ष में 25 करोड़ वर्ष होते हैं, क्योंकि सूर्य अपनी आकाशगंगा को 25 करोड़ साल में पूरा करता है, वर्ष में। जितने समय में सूर्य अपने आकाशगंगा की एक चक्कर लगा देगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। अच्छा, एक बात पता है, जितनी दूरी हमारी बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ अभी ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, और सूर्य से इस पेन को हमने यहाँ से हटाया और यहाँ से हटा के हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, यहाँ। ये प्रोसेस 8 मिनट पहले सूर्य पे दिखाई देगा। नहीं समझे? जैसे कि अभी हमारी अगर ये देखा जाए कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले क्या हो रहा था सब आप जानते हैं। अगर उसको देखना है तो हम अगर कहाँ चले जाएं, देवयानी पे चले जाएं, तो अभी वहाँ ये समय पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश वर्ष 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो सोचिए कि वो कितना ज़्यादा होगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से 20 लाख साल लगेगा, तो मतलब वहाँ पे अभी उसके आसपास में ही रहा जाए तो अभी वो प्रोसेस वहाँ से देखना होगा, तो अभी वहाँ चलेगा।
समझ रहे हैं? नहीं समझे? ठीक है, इसको बाद में समझाया जाएगा अच्छे से विस्तार रूप से। ठीक है, बहुत ही आसान बात है। जैसे सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक 8 मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट में वो कुछ ना कुछ काम हुआ होगा पृथ्वी पे। तो अब जो काम पृथ्वी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचा, उस हिसाब से अगर देखते हैं, तो अगर ये पेंसिल यहाँ है, यहाँ से हम उठा के अगर इसको इधर कर दिए, तो अभी तक सूर्य पे कोई आदमी अगर रहता तो उसको ये बात नहीं पता है, उसको 8 मिनट बाद पता चले, 8 मिनट पहले, सॉरी 8 मिनट पहले, 8 मिनट बाद ये प्रोसेस उसको पता चलेगा। अगर हमें अभी के तुरंत हटा दिया और इसको 8 मिनट बाद ये बात उसको पता चलेगा कि अच्छा पेंसिल यहाँ था, यहाँ से हटाया गया। बस इतना ही सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा समझने में दिमाग इधर उधर हो जाएगा। बाकी मैं आसान तरीके से और भी आसान तरीके से समझाऊंगा बाद में। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर नाम दिया गया है। सुपर क्लस्टर जो हमारी मंदाकिनी है वो देवयानी, और एक और है जो हमारे पास में है NGC-M33 आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगाएँ कितने हैं? 100 अरब हैं। तो सबके नाम और याद रखना और ये उसके बारे में जानना तो बहुत मुश्किल है। फिलहाल हम लोग जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उन तीनों का नाम जानते हैं। क्या क्या? मिल्की वे, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा मतलब देवयानी, और WGC-M33, ये तीनों सुपर क्लस्टर के भाग हैं। तीनों को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बाय। मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ये देखिए, ये अपनी मंदाकिनी, ये हम फिगर दिखा चुके थे, ये अपनी मंदाकिनी, ये सारे ऐसे हैं। ये बहुत सारी आकाशगंगा हैं, लगभग 100 अरब हैं, तो फिलहाल हमने 6 बना रखा है। और दूसरी ये देवयानी जो अपनी मंदाकिनी से के पास में है, जिसको एंड्रोमेडा कहते हैं हमारे नज़दीक। और एक है NGC, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये UPSC लेवल की बात हो गई। NGC-M क्या है? एक आकाशगंगा है, तारा है, ऑप्शन में था, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से दोनों, और तो अब क्या ऑप्शन लगाते हैं? NGC एक आकाश, NGC-M33 एक आकाशगंगा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करने की तो बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आप काफ़ी समझदार हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं, मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूँगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।